नमस्कार। इतिहास गवाह है कि नए एपिसोड के साथ मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 40 साल पहले अप्रैल का महीना था। दिल्ली में गर्मी दस्तक दे रही थी। इंदिरा गांधी बेहद परेशान थी। उनको लग रहा था कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। गलती ये कि गुजरात में छात्रों की मांगों पर वहां की सरकार को बेदखल कर दिया। गुजरात में जो कुछ हुआ उसे इंदिरा गांधी एक हार की तरह से देख रही थी। 3 साल पहले पाकिस्तान पर जीत हासिल कर दुनिया में अपना दबदबा बना चुकी इंदिरा गांधी को घर की इस हार को पचा पाना बेहद मुश्किल था। और अब गुजरात जैसा ही माहौल पटना में बन रहा था। इंदिरा गांधी अब वो गलती दोहराना नहीं चाहती थी। पटना में जयप्रकाश नारायण के सड़क पर उतरते ही इंदिरा गांधी ने सख्त तेवर अपना लिए। उन्होंने बिहार की गफ्फूर सरकार को फरमान जारी कर दिया कि आंदोलन को कुचल दिया जाए। इंदिरा गांधी की तरफ से बातचीत के रास्ते बंद हो चुके थे। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। छात्र आंदोलन का नेता बनकर जेपी जनता की उम्मीदों के चिराग बन गए। पटना के गांधी मैदान में जनता की अपार भीड़ ने जेपी को उपाधि दी लोकनायक। जब वो छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व करते हुए एक स्टेज ऐसी आती है जब जनता, छात्र और ये देश उनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में उनको उपाधि देते हैं और उनको सचमुच लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में मानते हैं। जेपी ने पटना के गांधी मैदान से ऐलान किया कि देश के हालात बदलने का मैंने प्रण लिया है। पूरा गांधी मैदान जय प्रकाश जय प्रकाश जय जय प्रकाश के नारों से गूंज उठा। फिर आई 5 जून 1974 की ऐतिहासिक तारीख। भीषण गर्मी के बावजूद पटना के गांधी मैदान में जेपी की सभा हुई। यहीं जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। समाज का परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, ये सब इसमें आ जाता है। तो इसलिए संपूर्ण क्रांति ही इसका उद्देश्य है। टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश जी ने। लंबी लड़ाई होगी इसमें और इसमें सब लोग साथ रहो। इंदिरा गांधी और जेपी में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस कड़वाहट से पहले एक बेहद भावुक पल भी आया। जेपी इंदु के घर पहुंचे थे। उनके हाथ में अपनी इंदु के लिए तोहफा था। तोहफा क्या, अनमोल यादों का पुलिंदा था। इसमें वो खत थे जो इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू ने जेपी की पत्नी प्रभावती को लिखे थे। प्रभावती कमला नेहरू की दोस्त थी, वैसे ही जैसे जेपी और नेहरू बेहद करीब थे। इंदिरा गांधी और जेपी के बीच भी दुश्मनी की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों के रिश्ते बिगड़ते गए। 1 नवंबर 1974 को दिल्ली में जेपी और इंदिरा गांधी में बात तो हुई, लेकिन बात बनने के बजाय और बिगड़ गई। इंदिरा गांधी ने जेपी की कोई भी मांग मानने से इनकार कर दिया। जेपी नाराज होकर इंदिरा गांधी के घर से निकल गए। इस मुलाकात के साथ इंदिरा और जेपी में आर पार की तारीख तय हो गई। 4 नवंबर 1974 को पटना में मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे जेपी पर पटना में आयकर गोलंबर के पास पुलिस की लाठियां बरसी। जेपी जमीन पर गिर गए। जनसंघ नेता नानाजी देशमुख ने खुद लाठी खाकर जेपी को बचाया। उनके माथे पर चोट, पगड़ी बांधे हुए और मूर्छित जेपी जो सड़क के पर गिरे पड़े हैं, जिनको अपने दाहिने हाथ पर उन लाठियों को नानाजी देशमुख ने झेला। जेपी के साथ उस समय नानाजी देशमुख थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वो दांत लगाते थे डंचर, वो अपने जगह से हिल गया। चश्मा जो है खुल करके फेंका गया। चप्पल जो है आधा पैर में आधा बाहर,
टीयर गैस के प्रभाव से आंख से पानी गिर रहा है, एकदम ऐसे पड़ गए। पुलिस जुल्म की इस तस्वीर ने पूरे देश में जेपी के लिए सहानुभूति पैदा की। इंदिरा का विरोध बिहार की सीमा से बाहर निकल गया। जेपी के हर कार्यक्रम में संख्या बढ़ती चली गई और जितना कांग्रेस की सरकार आंदोलन को दबाना चाहती थी, उतना ही लोगों का गुस्सा सड़कों पर उभरने लगा। और छात्र संघर्ष समिति के साथ साथ एक नागरिक संघर्ष समिति का भी गठन किया गया था। तो ये आंदोलन धीरे धीरे 4 नवंबर के बाद छात्र आंदोलन से जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। पहली बार इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को इतनी ताकत आ गई कि वो उनके खिलाफ खड़े हो सके। अब तक बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट होने लगा। जबलपुर में इस एकता की पहली झलक दिखाई दी। यहीं से ये तय हो गया था कि अब ये आंदोलन सत्ता के संघर्ष में तब्दील होने वाला है। छात्र नेताओं से राजनेता बनने का दौर शुरू हो रहा था। शरद यादव 1975 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र नेता थे। जनवरी 1975 में जबलपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ पब्लिक कैंडिडेट यानी विपक्षी दलों का साझा उम्मीदवार बनाया। ये फैसला जेपी की सहमति से हुआ था। जेपी आंदोलन का मेरा नाम ही पीपल्स कैंडिडेट था। मेरा चुनाव चिन्ह भी हलदर किसान था, जिसके ऊपर जनता पार्टी का नाम पड़ा और वो हलदर किसान चुनाव चिन्ह हुआ, जनता पार्टी का भी। जबलपुर उपचुनाव में शरद यादव को मिली जबरदस्त जीत। राजनीति में इंदिरा को ये जेपी का पहला करारा जवाब था। इसके बाद जेपी के आंदोलन का कारवां बढ़ता गया। बुद्धिजीवी, कवि, शायरों की बेबाक कलम ने जेपी आंदोलन को तीखा और तेज बना दिया। रामधारी सिंह दिनकर की कलम ने भी आंदोलन को शब्दों की धार दी। दिनकर ने लिखा, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नक्श अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। जेपी के व्यक्तित्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जेपी का संदेश पहुंचाने के लिए ये कविताएं लिखी गई थी, शेरो शायरी लिखी गई थी। और बाबा नागार्जुन ने तो एक कदम आगे बढ़ कर के यह भी लिखा कि इंदू जी क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, बेटे को याद रखा भूल गई बाप को। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर की कविता की ये लाइनें जेपी आंदोलन का गीत बन गई। अब तक इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि उनके सारे विरोधी हाथ मिला चुके हैं। इंदिरा गांधी उन्हें धराशायी करने का मौका तलाश रही थी, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही थी और अब इलाहाबाद से एक बुरी खबर आने वाली थी। असल में 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने एक बड़े सोशलिस्ट नेता राजनारायण को रायबरेली से हराया था। राजनारायण ने हार स्वीकार नहीं की, वो अदालत चले गए। इंदिरा गांधी पर उन्होंने धोखाधड़ी और सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। राजनारायण की उस शिकायत ने देश के इतिहास को ही बदल दिया। 12 मार्च 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। इंदिरा को 71 के चुनाव में धांधली का दोषी माना गया। अदालत ने 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ये ऐतिहासिक फैसला सोशलिस्ट नेता राजनारायण की याचिका पर आया। जब बहस के बाद जगमोहन लाल सिन्हा को समझ में आ गया कि ईमानदारी से फैसला इंदिरा गांधी के हक में नहीं हो सकता, उन्होंने वो निष्पक्षता और जो जुडिशियल क्रेडिबिलिटी होना चाहिए वो दिखाई और उनके खिलाफ फैसला दिया और 6 साल के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जेपी आंदोलन से टकरा रही इंदिरा एक ऐसा फैसला लेने जा रही थी जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया था। ये ऐसा फैसला था जो देश की तकदीर तय करने वाला था।
क्या था ये फैसला, हम बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कुछ गलत फैसले, कुछ हालात और कुछ मुकद्दर। इंदिरा गांधी ने एक और गलती की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने का मन बना चुकी थी, लेकिन उनके कुछ करीबियों का मानना था कि एक बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटी तो फिर कांग्रेसी ही उन्हें वापस नहीं लौटने देंगे। इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। सोचिए, अगर इंदिरा गांधी कुर्सी छोड़ देती तो शायद आंदोलन का वो तूफान थम गया होता, देश का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन इंदिरा गांधी ने कुर्सी नहीं छोड़ी। मोरारजी देसाई जैसे नेताओं ने जेपी को समझाया कि लोहा गर्म है, वार करना चाहिए। जेपी ने वार कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेपी ने इंदिरा का इस्तीफा मांगा। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की ऐतिहासिक सभा हुई। रामलीला मैदान में जेपी ने सशस्त्र बलों से हथियार छोड़ने का आह्वान किया। जेपी ने कहा, हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, अनैतिक हो, इस हुक्म को हरगिज मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। जयप्रकाश जी उद्बोधन के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पुलिस को भी आह्वान किया कि आप जनता के पैसे से आप संचालित होते हो, आप जनता के लोग हो, आप जागरूक हो, इसलिए सरकार के गलत फैसले मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। उसको उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने विद्रोह का रूप समझा। जेपी ने इंदिरा पर दबाव बढ़ाया। पटना में मुख्यमंत्री आवास के घेराव से शुरू हुआ आंदोलन अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास के घेराव तक पहुंच गया। इंदिरा के लिए घर के दरवाजे तक चुनौती दस्तक दे रही थी। इससे मुकाबला करने का रास्ता सुझाया इंदिरा के करीबी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने। ये रास्ता था संविधान की धारा 352 यानी आंतरिक इमरजेंसी लगाने। उस वक्त इंदिरा के घर पर संजय गांधी, गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल भी मौजूद थे। इंदिरा इमरजेंसी लगाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ शंकर रे और संजय गांधी के दबाव में इंदिरा ने इमरजेंसी लगाने का फैसला कर ही लिया। 12 और 25 के बीच में जो वारदात हुई, जो हालात अपोजिशन ने पैदा किए, आप जानते हैं कि किस तरह रामलीला के मैदान में एक बहुत बड़ी वाली मीटिंग की गई। उसमें आर्मी को, एयरफोर्स को, एमएनएस सबको, पुलिस को, सबको कहा गया कि सरकार के काम को, सरकार की बात को ना माना जाए, टैक्स ना पे किए जाए। ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की कि देश में एक बिल्कुल इतनी बिगड़ती स्थिति हो गई थी कि जिसमें नियंत्रण में लाना बड़ा आवश्यक था। तो उसके बाद मिसेस इंदिरा गांधी को सिद्धार्थ शंकर रे ने सुझाव दिया कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती हैं। तो उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ाया उनको। इमरजेंसी लगाने पर इंदिरा इस हद तक तैयार हुई कि सिद्धार्थ शंकर रे के साथ वो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। इंदिरा ने राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने की सलाह दी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद तैयार हो गए, वो भी बिना कैबिनेट मंजूरी के। इधर रामलीला मैदान में जेपी की सभा खत्म हुई और 25 जून की मध्यरात्रि इमरजेंसी का मसौदा लेकर इंदिरा के निजी सचिव आर के धवन पहुंच गए राष्ट्रपति भवन। उनकी जब सारी बातचीत हो गई तो उस वक्त बुला के मुझे कहा गया कि ये मैं एक कागज़ लेके प्रोक्लेमेशन लेके आऊँगा जो फखरुद्दीन अली अहमद साहब से साइन कराने के लिए। प्रोक्लेमेशन जो थी वो भी सिद्धार्थ शंकर रे ने तैयार की और उसको रात को तकरीबन 11-11:30 बजे के करीब मैं फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट साहब के पास लेके गया। 25 जून की रात फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के मसौदे पर दस्तखत कर दिए।
25 जून की रात देश इमरजेंसी के शिकंजे में जकड़ गया। 26 जून की सुबह 6 बजे इंदिरा कैबिनेट की बैठक हुई। इमरजेंसी के बारे में इंदिरा ने कैबिनेट को बताया तो सभी चौंक गए, लेकिन किसी ने इमरजेंसी का विरोध नहीं किया। When a duly constituted government with the mandate of the people are running the government, if certain agitation or leaders of the agitation call for overthrow this government, don't obey their order, don't listen to them, that means you are challenging the institutions, you are challenging the mandate of the people. That was also an aberration. And in order to rectify, correct that aberration, certain extraordinary measures were taken, and that is called the internal emergency. कैबिनेट बैठक से पहले पुलिस हरकत में आ चुकी थी। छब्बीस जून को सुबह 3 बजे जेपी को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त जेपी ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जेपी के साथ ज्यादातर विरोधी नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। जो बड़े नेता पकड़े गए थे उनको एक तो दूर दूर जेलों में डाला गया। बीजू पटनायक जी थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, मुरारजी भाई थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी जी थे। ये अपने गृह जनपद और गृह राज्यों में नहीं, किसी को करनाल में, किसी को रोहतक में, किसी को बंगलौर में, किसी को सोना में, किसी को तिहाड़ में रखा गया ताकि उनके परिवार के लोगों को मिलने में भी असुविधा हो। इमरजेंसी लगाने में इंदिरा गांधी से भी ज्यादा बड़ा रोल उनके कुछ करीबियों का था। इनमें सबसे अहम थे सिद्धार्थ शंकर रे, देशबंधु चित्तरंजन दास के पोते और इंदिरा गांधी के बचपन के दोस्त सिड। इंदिरा गांधी को सिड पर बहुत भरोसा था। बांग्लादेश बनने के बाद इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे को ही पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया। जब इंदिरा गांधी इस सवाल से जूझ रही थी कि किसे देश का राष्ट्रपति बनाया जाए, तब सिद्धार्थ शंकर रे ने फखरुद्दीन अली अहमद का नाम सुझाया। कहते हैं इमरजेंसी के ऑर्डिनेंस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने जब दस्तखत किए तब वो बाथ टब में थे और शायद उन्होंने ऑर्डिनेंस पढ़ा भी नहीं था, जिससे सिद्धार्थ शंकर रे ने ही तैयार किया था। लेकिन आगे चलकर इंदिरा गांधी और रे के रिश्तों में भी खटास आ गई और इस खटास का कारण बने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी। कल आपको मिलाऊंगी संजय गांधी के इतिहास से जुड़े गवाहों से। इसी वक्त, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 24।